हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टेक्नो महेश में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो टेली के अंदर बैंक रिकन्सिलेशन के ऊपर है। साथ ही साथ हम लोग टेली के अंदर जो बैंकिंग का जो ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे इस बैंकिंग के ऑप्शन के जितने भी फीचर है, जैसे कि चेक प्रिंटिंग क्या चीज़ है, चेक रजिस्टर क्या चीज़ है, बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस और पोस्ट डेटेड समरी, हम इन सबको अच्छे से जानेंगे समझेंगे। हो सकता है हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, या फिर हो सकता है मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डालूँ, लेकिन आपको बैंकिंग के सारे ऑप्शन अच्छे से क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है, यानी कि कहाँ कहाँ से हम बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम वर्बली थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि बैंकिंग का जो ऑप्शन है टेली के अंदर किस काम आता है। बैंकिंग का देखिए, जैसे हमको नाम से पता लग रहा है कि बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए हमें बैंकिंग का ऑप्शन यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है चेक प्रिंटिंग का। देखिए चेक प्रिंटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑल आइटम लिखा आ रहा है, मतलब हमारे पास अभी कोई आइटम बना हुआ नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे शो करता, जैसे कि हमारी कोई चेकबुक हमने क्रिएट की तो वो यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर मतलब जैसे कि हम एक मान लीजिए कोई मतलब बुक्स होती है जिसके अंदर हम हमारे चेक के बारे में लिखते हैं कि हमने अब तक कंपनी के नाम से कितनी चेकबुक इशू कर ली। जैसे कि मान लीजिए अब तक हमने 10 चेकबुक इशू करवाई, 20 करवाई, 30 करवाई, तो उनका जो ब्यौरा होता है हम उसे चेक रजिस्टर के अंदर देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी बैंक का ट्रांजेक्शन किया, तो बैंक का जो उसका बैलेंस है वो टेली के अंदर किस तरह मैच करेगा, वो सब हमारे कहाँ पे यूज़ होता है, बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि बैंक के अमाउंट से आपका अमाउंट पूरे प्रॉपरली डेट बाय डेट मैच होना चाहिए, उसी को हम बैंक रिकन्सिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चेक 6 तारीख को काटा, तो हमारे हिसाब से टेली के अंदर तो चेक 6 तारीख को कट गया, लेकिन बैंक के अंदर वो चेक 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्लियर होता है। तो उसका जो अमाउंट का डिफरेंस है, मान लीजिए कि हमने जैसे 6 तारीख को चेक काट दिया 20,000 रुपये का, तो हमारा जो अकाउंट है वो 20,000 रुपये से कम होना चाहिए, लेकिन बैंक के अंदर 6 तारीख को वो अमाउंट 20,000 से कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो चेक 8 तारीख को क्लियर होगा, जैसे कि 7 तारीख को क्लियर होगा, तो बैंक के अंदर वो 8 या 7 तारीख को उसका अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट डिफरेंस होता है, ये अमाउंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसी को डेट बाय डेट मैच कराने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन का ये मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एज़ पर बुक्स के हिसाब से, यानी कि हमारे टेली के हिसाब से आज की डेट में क्या बैलेंस है, और जो हमारा बैंक है उसके अंदर आज की डेट के हिसाब से क्या बैलेंस है, ये सब हम इसको ही हम बैंक रिकन्सिलेशन कहते हैं कि हम इसे कैसे चेक करें। नेक्स्ट है डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप क्या होती है, जैसे कि हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है चेक डिपॉजिट स्लिप। चेक डिपॉजिट स्लिप मतलब कि हमने कोई बैंक के अंदर चेक जमा करवाया, जैसे हमारे पास किसी पार्टी का कोई चेक आया तो हमने उसको लिया, उसके अंदर अपना अकाउंट नंबर भरा, फिलअप किया, उसके अंदर जो स्लिप आती है हम उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करके भर सकते हैं। इस पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑप्शन खुल नहीं रहा है क्योंकि अभी तक मैंने कोई यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रखी है। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट स्लिप। अगर हम मान लीजिए अपने अकाउंट के अंदर, हमारा जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर हमें मतलब हम लोग कोई कैश जमा करवाते हैं, तो उसकी हम एक स्लिप भरते हैं, जो उसकी स्लिप भरते हैं हम उसकी भी एंट्रीज के अंदर कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं कैश डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट एडवाइस। पेमेंट एडवाइस क्या होती है कि हमें कोई भी एडवाइस डालनी हो पेमेंट के रिगार्डिंग, तो हम इसके अंदर भर सकते हैं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड समरी। पोस्ट डेटेड समरी क्या होती है, मान लीजिए हमने भविष्य के अंदर कोई चेक काटा है, यानी कि हमने आज जैसे तारीख है 6 तारीख की डेट में हमने भविष्य के लिए, यानी कि आने वाली 1 जनवरी के लिए या 2 जनवरी के अंदर हमने कोई चेक काट दिया है आज की डेट में ही, कि हमने आगे की डेट का कोई चेक भर के दे दिया है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि भविष्य के लिए भरे गए चेक या भविष्य के लिए काटे गए चेकों को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो पे जाके लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाने के बाद हम एक क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करके हम एक बैंक अकाउंट कोई सा भी क्रिएट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ICICI बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, हमारा ये किस टाइप का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है तो आप बैंक में ले ले, OCC अकाउंट है तो OCC अकाउंट में ले ले, और बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी OD अकाउंट है तो आपका OD अकाउंट में सिलेक्ट कर ले। मैं इसे एक बार बैंक अकाउंट में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने इसे बैंक अकाउंट में सेलेक्ट किया। बैंक अकाउंट में सेलेक्ट करने के बाद हमसे पूछेगा इफेक्टिव डेट ऑफ रिकन्सिलेशन, यानी कि हमारा जो बैंक है वो किस डेट से इफेक्ट होना चाहिए रिकन्सिलेशन के लिए। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 हमने डेट डाल दी है, यानी कि जो हमारा 1 अप्रैल 2020 का अमाउंट है एग्जैक्ट फिक्स बैंक के हिसाब से
हम वो यहाँ पे भर देंगे तो हमारा जो इफेक्टिव डेट ऑफ रिकन्सिलेशन क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल 2020 हो जाएगी। अगर आपको पुराने टाइम से रिकन्सिलेशन करना है तो आप उसकी वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप इसकी ये डेट डाल लेंगे। नेक्स्ट है अकाउंट होल्डर डिटेल, यानी कि अकाउंट होल्डर का नेम भर दीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आपकी कंपनी के नाम पे है तो आप अपनी कंपनी का नाम डाल लें, अगर आपके एमडी के नाम पे है तो एमडी का नाम डाल लें, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप उसे फिलअप कर लें, और आईएफएससी कोड, जो भी आपका आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे फिलअप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक नेम, आपका बैंक नेम पे आप क्लिक करेंगे। देखिए मेरे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा रहा है, मैं इसका आपको कारण बता देता हूँ। मेरा जो टेली है ये एजुकेशनल मोड में है, साथ ही साथ मेरे पास नेट कनेक्शन भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ पे बैंक नेम के अंदर नॉट एप्लीकेबल लिखा रहा है। मान लीजिए अगर मेरे पास टेली एजुकेशनल मोड ना होकर लाइसेंस वाला होता, साथ ही साथ मेरे पास नेट कनेक्शन भी होता, तो यहाँ पे जितने भी टाइप के हमारे बैंक होते हैं इंडिया के अंदर वो सब यहाँ पे नाम शो कर जाते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंक हैं हमारे यहाँ पे सारे शो करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांच आपको मैनुअली भरनी पड़ती है, कि जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, मतलब सेलेक्ट कर लेंगे ICICI बैंक मान लीजिए, तो यहाँ पे हमें उसकी ब्रांच भरनी पड़ेगी कि आपका कौन सी ब्रांच में है। जो भी आपका ब्रांच का एड्रेस है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर आता है सबसे पहले सेट चेकबुक्स। सेट चेकबुक क्या आती है, मान लीजिए हम कोई बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलाते हैं तो साथ साथ हमें क्या करता है, बैंक उसकी चेकबुक भी इशू करता है उस अकाउंट नंबर की, तो हम उसकी भी पूरी डेटा यहाँ पे फिलअप करके रख सकते हैं। हमको एक एक चेक का पता रहेगा कि हमने कितने चेक काट दिए, कितने चेक हमारे कैंसिल हो गए, कितने चेक हमारे रिजेक्ट हो गए, या फिर कितने चेक हमने ख़राब कर दिए, या फिर कितने चेक अभी रिकनसाइल होना बाकी है। जो भी डाटा है हम इससे सब कुछ पता कर सकते हैं। देखिए इस पर लिखा रहा है सेट चेकबुक को हम यस कर देंगे एक मिनट के लिए। इसको यस करके हम देखते हैं, आप लगता है फ्रॉम नंबर। मान लीजिए हमने नया अकाउंट खुलाया, जैसे मान लीजिए अभी मैंने नया अकाउंट खुलाया है ICICI बैंक के अंदर, तो मैं इसका चेक का नंबर स्टार्ट कर दूंगा। जो मेरी पहले चेकबुक है वो 000001 नंबर से स्टार्ट होती है, और 000000 और 5, यानी कि शायद गलत डाल दिया मैंने, 000001 000050। देखिए जो नॉर्मली एक चेकबुक होती है वो 50 पेजेस की आती है, तो मैंने यहाँ पे एक मैनुअली तौर पर 000001 से और 50 तक, यानी कि 50 पेजेस की एक चेकबुक सेलेक्ट की है, यानी कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है मैनुअली एक बार। उसके बाद यहाँ पे चेकबुक नेम डाल दीजिए कि आपकी चेकबुक किस नाम से आ रही है। जैसे मेरी चेकबुक जो है वो ABC कंपनी के नाम से आती है, तो मैं यहाँ पे उसे टाइप कर देता हूँ। अगर आपने मान लीजिए 2-3 एक साथ इशू करवा ली तो आप उसे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार और इसके अंदर एक चेकबुक और ऐड कर लेता हूँ। लास्ट मेरा देखिए यहाँ पे 50 था, तो मैं यहाँ पे 51 कर लेता हूँ। 51 से अगली चेकबुक जो मेरी आएगी वो 100 तक आएगी, ठीक है। और ये भी जो मेरी चेकबुक है ये ABC कंपनी के नाम से ही आती है, तो ABC कंपनी हम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 चेकबुक बनाई है। नेक्स्ट आता है सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसको आप यस करेंगे तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा कि आप अगर चेकबुक का प्रिंट भी देना चाहते हैं अपनी टेली के थ्रू ही। जैसे एक तो होता है चेकबुक अपन मैनुअली अपने हाथों से भर देते हैं, जबकि आप हाथों से ना भर के टेली से उसका प्रिंट आउट निकालना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो भी है आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे एक्चुअल में क्या है टेली एजुकेशनल मोड में है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल नहीं पाऊँगा। अगर आप ये डालना नहीं चाहे तो Ctrl+C प्रेस करेंगे। जैसे Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपका जो मतलब आपने जो बैंक सेलेक्ट किया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है ना बैंक नेम, जो भी आप बैंक सेलेक्ट करेंगे तो उस बैंक के जितने भी चेक के फॉर्मेट होंगे सब आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे एज ए इमेज। तो आप अपनी चेकबुक को देख के उससे मैच करवा के उसे सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। तो ओके प्रेस करते ही आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपकी चेकबुक प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर नाम हट गया था मेरा, इसका वैसे टाइप कर देता हूँ ICICI बैंक, ओके। अब यहाँ पे बाकी डिटेल आप मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर ले, मैं से एक बार ओके करता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, देखिए मेरा तो 1 अप्रैल 2020 को जो मेरा बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो मेरा 1 अप्रैल 2020 का जो फिक्स बैलेंस है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को मेरे अकाउंट के अंदर 1,20,000 रुपये डेबिट था, तो मैंने यहाँ पे डेबिट सेलेक्ट कर लिया है, ओके। मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, एक सेकंड कर लिया है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा बाहर जाता हूँ। बाहर आने के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में जाना होगा। अब देखिए अकाउंटिंग इन्फो में जाते हैं। अकाउंटिंग इन्फो में जाके हम कोई भी एक, सबसे पहले मैं आपको एक चेक काट के बताता हूँ
किसी भी बंदे के नाम का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, वी प्रेस करके हम F5 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन पे जाने के बाद हम Alt C प्रेस करेंगे। Alt C प्रेस करने के बाद हम कोई भी पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर ली है महेश सिंह के नाम की, और मैं इसे संडे क्रिएटर्स में डाल देता हूँ। डालने के बाद हम इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद देखिए सबसे पहले हमसे पूछेगा कि महेश सिंह को आपने कितने रुपए दिया है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं 25,000 रुपीज़ इसको एज ए एडवांस देता हूँ कोई वर्क करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा कैश या बैंक। हम अभी बैंक का फीचर समझ रहे हैं तो हम ICICI बैंक के थ्रू इसको देंगे। मान लीजिए 25,000 का मैं कोई चेक देता हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप मतलब क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो बैंक डिटेल के अंदर आपसे यहाँ पे इतने सारे फीचर पूछ रहा है। अगर आपके सारे फीचर शो नहीं कर रहे हो तो आप F12 प्रेस करके ये सारे फीचर्स ऑन कर ले, तो आपको सारे फीचर शो कर जाएंगे। मैंने सारे फीचर ऑन किए हुए हैं ताकि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा चुकूँ। सबसे पहले पूछेगा मेरे से कि आप पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं। मान लीजिए मैं NEFT कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑल्ट मतलब स्पेस प्रेस करके मेरे यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। चेक या ई फंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो जैसे NEFT कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अदर्स में कोई ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे सारे ऑप्शन शो कर जाएंगे आपको। अभी मैं कोई चेक दे रहा हूँ तो यहाँ पे चेक सेलेक्ट करूँगा। 25,000 रुपीज़ का दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं 1 नंबर का चेक दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप एक बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस प्रेस करते ही आपको चेक रेंज पूछ लेगा कि आप कौन सी चेक बुक में से देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 001 वाली में से एक चेक दे रहा हूँ, ठीक है। एक चेक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अकाउंट पे ही इस पर आना चाहिए लिखा हुआ क्रॉसिंग यूजिंग के अंदर, यानी कि आपकी चेक बुक है उसके ऊपर अकाउंट पे ही ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। तो आप इसे यस कर ले। उसके इंस्टेंट नंबर कि आप कौन सा चेक नंबर दे रहे हैं, कि मैं मान लीजिए अभी मैं चेक नंबर 1 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 मैंने मतलब इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है टेली ने। उसका डेट पूछ रहा है किस डेट के अंदर दे रहा है, 1 तारीख की डेट में, मतलब 1 अप्रैल की डेट में दे रहे हैं तो यस। फेवरिंग नेम किसके फेवर में, मतलब किसके फेवर में दे रहे हैं आप, ये महेश सिंह के फेवर में दे रहा हूँ तो महेश सिंह के फेवर में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। नेक्स्ट पूछेगा रिमार्क में आपको कुछ डालना है उसके अंदर तो आप डाल लें, नहीं डालना तो आप छोड़ दें। उसकी कोई मेल आईडी है तो आप यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं, और नरेशन में आपको कुछ डालना हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछेगा। देखिए एक्सेप्ट पूछने के बाद अब आप चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर ले। देखिए मेरे यहाँ पे इसने प्रिंटिंग नहीं ली है इसकी, ठीक है। 1 मिनट, देखिए जैसे ये था, मैंने यहाँ पे पेज अप करके मैं एक बार वापस उसी पे आ गया ताकि आपको और भी इसके फीचर समझा सकूँ। अब यहाँ पे F12 आप एक बार प्रेस करें। देखिए F12 प्रेस जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे। देखिए जैसे ये रहा पहला ऑप्शन, प्रिंट चेक आफ्टर सेविंग वाउचर। इसे अगर आप यस कर देंगे और आपका टेली एजुकेशनल मोड में ना होकर लाइसेंस मोड में होगा तो आपसे ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसे यहाँ पे आके सेव करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आके इसको जैसे मैं यस प्रेस करूँगा तो यस प्रेस करते ही मुझसे यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए पूछ लेगा कि आपको चेक प्रिंट करना है या नहीं, ठीक है। अगर आपको करना है तो यस प्रेस करके आप चेक का प्रिंट आउट दे सकते हैं, ओके। अब देखिए और इसके बाकी के ऑप्शन भी समझा देता हूँ आपको साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इसके अंदर यूजिंग रेफरेंस नंबर इन पेमेंट। इसे आप नो रख ले, यस कर ले। कन्फर्म ई चेक प्रिंट, वो कन्फर्म ई चेक बिफोर प्रिंट को भी आप यस कर ले, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है यूज़ ऑटो चेक नंबरिंग। अगर इसे आप नो कर देंगे तो आपको चेक नंबर मैनुअली भरना पड़ेगा। कहाँ पे भरना पड़ेगा वो भी आपको बता दूंगा अभी। और यूज़ ऑटो चेक नंबरिंग को आप यस कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेक नंबर जो आपने लास्ट चेक नंबर यूज़ किया था उससे अगला नंबर ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, ठीक है। अलाउ सिलेक्शन ऑफ चेक रेंज, यानी कि ये चेक रेंज को भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले, तो इसे भी आप यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। अगर आप इसे नो कर देंगे तो आपसे ये पूछेगा कैसे, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक बार में हम इन दोनों ऑप्शन को नो कर देते हैं। जिससे मैंने इसको नो किया, ये तो हमने कर लिया है। अब हम एक नया कोई और अलग नाम से, जैसे कि कोई विकास गुप्ता का नाम क्रिएट करते हैं। विकास गुप्ता हमने क्रिएट किया, कंट्रोल ए से पूरा एक्सेप्ट करके हमने इसे क्रिएट कर लिया। विकास गुप्ता को मैं 10,000 रुपये देता हूँ किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से पूछेगा बैंक। देखिए मैंने 10,000 रुपये बैंक के थ्रू सेलेक्ट किया। चेक बुक के थ्रू दे रहे तो चेक बुक के थ्रू। अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रॉस यूजिंग को आप अकाउंट को यस कर ले, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा इंस्टेंट नंबर कि आपका कौन सा नंबर आप दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले 2 ऑप्शन शो कर रहे थे, एक तो चेक रेंज और एक इंस्टेंट नंबर भी ऑटोमेटिकली आता था। अब ये नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ से इसको नो कर दिया। जैसे हम इसे F12 प्रेस करके हम इसे यस करेंगे तो ये ऑप्शन शो कर जाएंगे। देखिए और ये आ गए हमारे ना।
चेक रेंज ऑटोमेटिकली ले ली इसने, ठीक है। पहले ये क्या यहाँ पे शो नहीं करता था, क्योंकि ये समझ रहा था कि आपके पास एक ही चेक बुक है और आप उसे ही यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए आप उसे यस यस रखें। और इंस्टेंट नंबर के अंदर ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। अगर आप मान लीजिए कोई चेक आपका ख़राब हो गया है या फिर अगला चेक सेलेक्ट करना चाहे तो आप यहाँ पे मैनुअली भी चेक नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका 2 नंबर छोड़ दिया, 3 नंबर ले लिया है। अगर आप इसकी रेंज का बाहर का चेक लेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैं 5 ले रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा रहा है द चेक नंबर यू एंटर्ड इज़ नॉट इन द सेलेक्ट चेक रेंज। जो आपकी चेक रेंज है वो 1 से 50 तक की है, तो 51 नंबर का चेक नहीं लेगा, आपको 1 से 50 के बीच का ही चेक डालना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपने चेक एक बार यूज़ कर लिया है तो उसे वापस यूज़ नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 नंबर का हमने चेक अभी महेश को दिया था, अगर मैं वापस 1 नंबर का चेक लूँगा तो ये बोलेगा सेम नंबर आपने चेक का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ओके। जैसे अभी मैं 2 नंबर का चेक दे रहा हूँ उसको, विकास गुप्ता को, ये मैंने 2 नंबर का चेक ले लिया है। मान लीजिए मैं एक चेक और किसी बंदे को काट के देता हूँ, जैसे कि ये प्रभात कुमार तिवारी है, मैंने एक ऐसे पार्टी क्रिएट की है। इसको क्रिएट करने के बाद मान लीजिए मैं इसको 3000 रुपीज़ का कोई चेक देता हूँ, कोई भी रेफरेंस के थ्रू, ये भी मैं बैंक से देता हूँ, जिसकी, ठीक है। ये चेक इसने ऑटो नंबरिंग ले ली है। मान लीजिए चेक मैंने गलत काट दिया या फिर ये चेक बाद में किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम इस चेक को कैसे कैंसिल करेंगे ये भी हम समझ जाते हैं, मतलब एक बार समझ लेते हैं। हमें क्या करना होगा, बैंकिंग में जाना है, चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन देखिए यहाँ पे शो कर गया है ICICI बैंक। इसके अंदर आपको सारे चेक दिखाएंगे। अगर आपने उसके प्रिंट आउट दे लिया तो यहाँ पे यस लिखाएगा, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे सबके नो लिखाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसका चेक नंबर बदलना हो कि महेश सिंह को आपने गलत नंबर दे दिया, जबकि आपने दिया कुछ और, फिजिकली कुछ और नंबर दिया उसको, और यहाँ पर आपने गलत टाइप कर दिया नंबर, है ना, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, ओके। F6 से शो ऑल, अगर आपकी एक से ज़्यादा चेकबुक्स है, जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं, उनमें से कोई चेकबुक आपने काटी है तो यहाँ पे वो शो करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे F2 से पीरियड चेंज कर सकते हैं और F4 से बैंक चेंज कर सकते हैं। आपके एक से अधिक बैंक है तो यहाँ पे आपके सारे के सारे बैंक शो करेंगे, जैसे ICICI बैंक, यस बैंक, जितने भी आपके बैंक होंगे सारे शो करेंगे, ओके। F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा कन्फर्म ई चेक बिफोर प्रिंटिंग, को आप यस रख ले। मैंने कहा कि अगर आपका टेली लाइसेंस वाला है तो ये प्रिंटिंग के लिए आपको बोल देगा, आपको ओनली एंटर दबा के उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इंक्लूडिंग प्रिंटेड चेक ऑल्सो, अगर आपको यहाँ पर जो प्रिंट दे लिए उनको भी रखना है तो ये आपको F12 में जाके इस फीचर को यस कर देना है, इंक्लूडिंग प्रिंटेड चेक ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी आपको नो वाले ही दिखाएंगे, ओके। नेक्स्ट है शो पेमेंट फेवरिंग, आपको अगर पेमेंट फेवरिंग में कुछ डाला है किसी भी बंदे का तो वो भी आपको शो करे, तो आप यहाँ से जो जो आपको ऑप्शन चाहिए हो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप उसे यस कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर में देखिए हमारे ICICI बैंक के अंदर टोटल हमारे पास कितने चेक है, टोटल अवेलेबल 97 है, जबकि टोटल चेक्स कितने हैं 100, जिसमें से 3 यूज़ कर लिए और 97 हमारे पास अवेलेबल है। इस पर आप ऐसे जैसे इस पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 चेक बुक दिखा देगा कि आपके पास 2 चेक बुक है, जिसमें से 1 से लेके 15 तक और 51 से लेके 100 तक, इसे आपके पास 2 चेक बुक है, ओके। अब इसमें से 47 चेक तो आपके पास अवेलेबल है, यानी कि आपके पास पड़े हुए हैं, और 3 आपने किसी को काट के दे दिए हैं, और है ना टोटल 50 हो गए। यहाँ पे 50 है, 50 का 50 आपने कोई यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अब देखिए जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ जैसे मेरे इस चेक बुक पे क्लिक करूँगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि मैंने 1 नंबर का चेक किसको दिया, 2 नंबर का किसको दिया, 3 नंबर का किसको दिया, ठीक है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई अच्छे से। नेक्स्ट है बैंक रिकन्सिलेशन, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के समझाऊँगा एक बार ना। मैं आपको 1-2 और चेक काट के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको अब एक पोस्ट डेटेड चेक काट के दिखाता हूँ। पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है, थोड़ा वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भविष्य के लिए काटे गए चेकों को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड। मान लीजिए आज तारीख है 6 दिसंबर, मेरे को किसी को 1 जनवरी की डेट का कोई चेक काट के देना है, तो आगे की डेट का काटा गया चेक, जैसे कि 1 जनवरी 2020 का चेक अगर मैं आज 6 दिसंबर को काटता हूँ
तो वो हमारे लिए क्या होगा, पीडीसी होगा। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक होगा, कि हमने भविष्य की डेट का कोई चेक काट के किसी बंदे को दे दिया, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक या पीडीसी। ठीक है, पीडीसी हम कैसे देते हैं, मान लीजिए आज मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे लाइसेंस वाला टैली नहीं है, इसलिए मैं इसकी डेट चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं 1 अप्रैल 2020 को ही पोस्ट डेटेड चेक बना के देखता हूँ। एक देखिए, पोस्ट डेटेड का मैंने यहाँ पे ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके करंट और कंट्रोल टी प्रेस करके पोस्ट डेटेड। जैसे हम पोस्ट डेटेड का फीचर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट डेटेड लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं महेश सिंह को ही कोई पोस्ट डेटेड चेक देता हूँ 60,000 का ना, ये हमने कोई रेफरेंस लिया, उसके अगेंस्ट हमने 60,000 का कोई चेक दे रहे हैं हम इसे। तो यहाँ पे आप चेक सेलेक्ट कर ले, जैसे मान लीजिए मैं इसे 0000, हमें इसे एक नई चेक बुक से ले लेते हैं एक बार, ताकि दोनों चेक बुक का एक चेक हो जाएगा। ये हमने इसे चेक सेलेक्ट कर लिया। अब हमसे पूछेगा पीडीसी इशू डेट, कि हमें चेक तो दे रहे हैं आज के डेट में। देखिए इंस्टेंट डेट आज की क्या है, 1 अप्रैल 2020। पीडीसी डेट यानी कि हमें चेक किस डेट का काट के देना है, हमें 1 जनवरी 2021 का चेक काट कर देना है। जो हमारी प्रिंटिंग है वो 1 जनवरी 2021 की होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2021 का हम सेलेक्ट कर लेंगे। पीडीसी नोट में आपको कुछ टाइप करना है तो आप टाइप कर ले, रिमार्क ईमेल में कुछ डालना हो तो आप डाल ले, और नरेशन में इसका कुछ डालना हो तो डाल दे। ठीक है, ये हमने एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। अब मैं एक चेक आपको कैंसिल चेक भी बताऊंगा कि हम चेक कैंसिल कैसे करते हैं। मान लीजिए हम प्रभात कुमार तिवारी को 3,000 रुपये का एक चेक और काट के देते हैं सेम डेट के अंदर, यानी कि हमने गलती से 2 चेक उसको काट के दे दिए। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे गलती से 2 चेक काट के दे दिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ना। अब मेरे को बाद में पता लगता है कि यार जैसे मैं इसकी मतलब बैंकिंग का ऑप्शन यूज़ करता हूँ और चेक रजिस्टर में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मैंने प्रभात कुमार तिवारी को पहले चेकबुक में से भी एक चेक काट के दे दिया और दूसरे चेकबुक में से भी एक चेक काट के दे दिया, सेम अमाउंट का सेम डेट का, यानी कि इसको एक चेक ज़्यादा चला गया। अब मैंने से एक चेक वापस ले लिया तो वो चेक मेरे को मिल गया, लेकिन यहाँ पे टेली में तो इस चेक को एंटर कर दिया। तो या तो इसके 2 ऑप्शन, या तो आप डिलीट कर दो या इस चेक को आप मतलब कैंसिल कर दो। डिलीट कर दोगे तो डिलीट का मतलब ये होता है कि आपने इस चेक को पूरी तरीके से हटा ही दिया। हटाने का मतलब ये है कि आप अगर वापस चाहे तो इस चेक नंबर को यूज़ कर सकते हैं जो हमने चेक सेलेक्ट किया। जैसे कि हमारे पास अभी चेक नंबर कितना दिया हमने इसको 52, तो टेली के हिसाब से तो ये होगा कि आपने गलत एंट्री कर दी, तो टेली को तो पता है कि आपने चेक काटा नहीं है, अभी तक आपके पास चेक रखा हुआ है 52 नंबर का, जबकि हमारे पास 52 नंबर का चेक तो हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया हुआ चेक हम वापस यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम इस चेक को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हमें ऑल्ट एक्स प्रेस करना है। जैसे हम ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आप ये चेक कैंसिल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे यस प्रेस कर देना है। जैसे हम यस प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 52 नंबर का जो चेक है हमारा वो कैंसिल्ड चेक, यानी कि हमारा चेक कैंसिल है। अब हम चाहे तो उस चेक को कैंसिल करके उस पर कुछ भी रिमार्क डाल के उस चेक को अलग से रख सकते हैं। ओके, तो हमें टेली में ही ये चीज़ क्लियर हो गई कि 52 नंबर का चेक हमारा कैंसिल्ड है। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड के अंदर 4 चेक शो कर रहे हैं, रिकनसाइल में कुछ नहीं शो कर रहा है। ब्लैंक में अगर कोई ब्लैंक है तो वो यहाँ पे शो करेगा। कैंसिल्ड है तो जैसे हमने अभी एक चेक कैंसिल किया तो यहाँ पे शो करेगा। और आउट ऑफ पीरियड यानी कि हमने कोई आउट ऑफ पीरियड जो चेक ऐसे कि, क्योंकि जैसे मान के चलिए कि एक चेक जो होता है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होता है उसकी डेट फिलअप करने के बाद। जैसे कि हमने आज 1 अप्रैल 2020 की डेट में कोई चेक काटा, तो अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर वो चेक क्या होगा हमारा, मतलब चेक ख़राब हो जाएगा, वो चेक कहीं पे भी काम नहीं होगा, मतलब वो चेक कहीं पे भी क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि एक चेक की जो वैलिडिटी होती है नॉर्मली वो 3 मंथ्स की होती है ना। तो यहाँ पे आउट ऑफ पीरियड के अंदर वो चेक चला जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। टोटल चेक हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं। पोस्ट डेटेड चेक जैसे हमने एक पोस्ट डेटेड चेक दिया हुआ है तो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, जैसे देखिए पोस्ट डेटेड चेक हमारा एक शो कर रहा है, हमें देखना है कौन सा शो कर रहा है तो हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं ना। ओके, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं चेक रजिस्टर का भी ऑप्शन क्लियर। ठीक है, चेक रजिस्टर क्या है मैंने आपको वापस अच्छे से समझा दिया है। अब एक बार हम बैंक रिकन्सिलेशन समझेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है। जब हम बैंक रिकन्सिलेशन में क्लिक करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन पे क्लिक करते आपके यहाँ पे जितने भी टाइप के आपने अकाउंट ओपन कर रखे हैं, ओडी मतलब ओडी अकाउंट, ओसीसी अकाउंट या बैंक अकाउंट नॉर्मली करंट अकाउंट, तो आपके यहाँ पे सारे अकाउंट शो करेंगे। जैसे अभी हमने एक ही अकाउंट ओपन किया है तो हमारे यहाँ पे एक अकाउंट शो कर रहा है ICICI बैंक का अकाउंट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा क्लिक करते ही एज़ पर कंपनी बुक्स कि 1 अप्रैल 2020 को कंपनी के हिसाब से हमारे पास कितने हैं 22,000 रुपये, जबकि एज़ पर वो बैलेंस एज़ पर बैंक के हम हिसाब से हमारे पास 1 अप्रैल 2020 को कितना अमाउंट है 1,20,000 रुपये है। तो अब देखिए ये डिफरेंस ही
क्लियर करने के लिए कि भाई 1 अप्रैल की डेट में हमारे पास तो 22,000 बोल रहा है, जबकि बैंक बोल रहा है नहीं मेरे पास तो 1,20,000 रुपये पड़ा है। तो ये डिफरेंस ही क्या है, इसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए महेश सिंह को हमने कोई चेक दिया, हमने 1 अप्रैल 2020 को दिया। अब जैसे कि मान लीजिए चेक 14 तारीख को क्लियर होता है या 15 तारीख को क्लियर होता है एज़ पर बैंक, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट जब आप लेंगे तो उसके अंदर क्लियर लिखा होगा कि आपका जो महेश सिंह को आपने जो चेक दिया, चेक नंबर 1 किस डेट को क्लियर हुआ, जैसे 14 तारीख को हुआ, 14 अप्रैल को हुआ, 15 अप्रैल को हुआ, किस मतलब कितने तारीख को क्लियर हुआ वो यहाँ पे क्लियर दिखेगा ना, मतलब बैंक स्टेटमेंट में क्लियर दिखेगा। वो आपको डेट यहाँ पे डाल देनी, जो बैंक स्टेटमेंट की डेट है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। मान लीजिए महेश सिंह का चेक 1 नंबर का चेक 1 मई 2020 को वो क्लियर होता है बैंक के हिसाब से, तो यहाँ पे आप वो डेट डाल दें। मैं यहाँ पे 14 या 15 तारीख नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मेरा जो टेली है वो यहाँ पे लेगा नहीं उसे, क्योंकि हमारा जो टेली है वो एजुकेशनल मोड में, इसलिए मैं यहाँ पे फिक्स डेट ही डालूंगा ना। जैसे 1 मई 2020 की मैंने डेट यहाँ पे ले ली है। विकास गुप्ता को हमने जो चेक दिया वो 1/6/2020 को क्लियर हुआ, मान के चलिए। प्रभात कुमार तिवारी को जो हमने चेक दिया वो भी 1/6/2020 को क्लियर हुआ। और जो महेश सिंह को हमने चेक दिया, मान के चलिए वो 1/7/2020 को क्लियर हुआ। देखिए जैसे हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट करते ही हमारा बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे 1 अप्रैल 2000 के हिसाब से अभी भी हमारा बैलेंस तो वही है। 1 अप्रैल 2020 को कंपनी बुक्स के हिसाब से 22,000 रुपये पड़े और एज़ पर बैंक के हिसाब से 1,20,000 रुपये पड़े, जो कि एकदम ओके है। क्यों? क्योंकि कारण ये है, अब देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, बैलेंस एज़ पर कंपनी बुक्स कि 1 अप्रैल 2020, देखिए यहाँ पे हमने जितने भी चेक काटे वो 1 अप्रैल 2020 की डेट के काटे हैं। तो हमारे पास बैंक के अंदर कितना था 1 अप्रैल 2020 को 1,20,000 रुपये था। अब हमने क्या किया, इसके हिसाब से बैंक के हिसाब से हमने क्या किया कि 1 अप्रैल 2020 को ही, सॉरी टेली के हिसाब से हमने 1 अप्रैल 2020 को ही इतने चेक काट दिए। कितने चेक काट दिए? 98,000 रुपीज़ के हमने चेक काट दिए। अब टेली को तो क्लियर हो गया कि भाई 1 अप्रैल 2020 को हमने 98,000 रुपये के चेक काट के दे दिए। तो टेली के हिसाब से वो अमाउंट हम कम कर दें तो 1,20,000 रुपये में से जब हम 98,000 रुपये कम करेंगे यानी 98,000 रुपीज़ कम करेंगे तो 22,000 रुपीज़ का बैलेंस बच गया हमारा। तो टेली के हिसाब से 22,000 रुपये का हमारा बैलेंस बच गया, जबकि बैंक के हिसाब से वो 1,20,000 रुपये। ये क्यों है? क्योंकि बैंक के हमने चेक तो अपने पास से काट के दिए ना, बैंक से वो चेक क्लियर थोड़ी हुए हैं। वो जिस डेट को क्लियर होंगे उस डेट को इसका बैलेंस इफेक्ट होगा किसका? बैंक का। अब जैसे मान के चलिए जैसे कि हमने पहला महेश सिंह का जो चेक काटा है वो 1 अप्रैल को काटा, जबकि क्लियर कब हुआ? 1 मई को। अगर हम इसका डेट चेंज कर लेते हैं, जैसे हम इसका पीरियड चेंज करेंगे, ठीक है, हम इसकी पीरियड को बढ़ा के 1 जून 2020 कर लेते हैं। हमने 1 जून 2020 किया तो देखिए 1 जून 2020 को हमारा बैलेंस कितना बच गया एज़ पर बैंक के हिसाब से 82,000 रुपीज़। कैसे? अब ये बैलेंस कम कैसे होगा? क्योंकि 1 मई को जो चेक क्लियर हुआ और 1 जून को और 1 जून को 2 चेक और क्लियर हुए, तो जो क्लियर हुए वो यहाँ से हट गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि भाई साहब वो क्लियर हो गए। अब ये 1/7/2020 यहाँ पे डेट शो कर रही है ना, जबकि वो 3 चेक शो नहीं कर रहे हैं। क्यों? मैं आपको वो समझा देता हूँ वो भी अच्छे से। एक बार F12 प्रेस करेंगे हम, यहाँ पे एक बार क्लिक करके हम इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, शो रिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन ऑल्सो, हम इसे यस करेंगे। जैसे हम इसे यस करेंगे तो यस करते देखिए हमारे को सारे के सारे दिख गए हैं। हमने 1 जून 2020 की डेट सेलेक्ट किया, जो हमने डेट सेलेक्ट की अगर उस डेट तक के और उससे बैक डेट के कोई भी चेक अगर क्लियर हो जाएगा तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन हमने 1 जुलाई 2020 की डेट में कोई चेक क्लियर कर दिया, कब? आज की डेट में, 1 जून की डेट में, है ना। हमने जो पीरियड खोला हुआ है इसके अंदर कब तक का खोला हुआ है? 1 जून तक का खोला हुआ है। देखिए 1 जून तक का तो यहाँ पे शो नहीं करेगा अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो। नो किया हमने। देखिए 1 जून तक की डेट में अगर कोई हमने चीज़ क्लियर कर दी है उसके बैक डेट की तो यहाँ पे शो नहीं करेगी, लेकिन भविष्य की डेट के हमने कोई बैंक रिकन्सिलेशन में डाल दिया है तो यहाँ पे शो कर जाएगा कि हमने भविष्य का ही कोई चेक अभी ही रिकन्साइल कर दिया, जो कि गलत चीज़ है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसे वापस एक बार यस कर लेते हैं, इसे यस कर लिया। अब हमने 1 जून की डाला तो देखिए ये 1/5 को क्लियर हो गया, ये 1/6 को क्लियर हो गया, ये 1/6 को क्लियर हो गया। तो कंपनी के हिसाब से 1/6 तक का कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, और 1/6 तक के हिसाब से बैंक का क्या बैलेंस है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है ना। तो ये चीज़ हम इसी चीज़ को बैंक रिकन्सिलेशन बोलते हैं। शायद आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे
एक दो हमको रिसिप्ट लेकर भी देखते हैं ताकि और हम इसे अच्छे से समझ सके। हम F6 प्रेस करेंगे, F6 प्रेस करके हम कोई भी पार्टी से एक रिसिप्ट ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे गिरधर के नाम की कोई पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट करी है। हम गिरधर से हमने एक, मान लीजिए हमको गिरधर से 2 लाख रुपए हमें रिसीव होते हैं गिरधर से। ओके, हमें बैंक पे रिसीव होते हैं। ये हमें चेक रिसिप्ट ना होके NEFT करता है, तो हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करके NEFT ले लेंगे। NEFT लेके और यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, किस बैंक का उसका जो भी उसने NEFT किया, आप भरना चाहे तो भर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र मोड क्या है उसका, जो भी आप यहाँ पे भरना चाहे, जो भी आप फिलअप करना चाहे आप फिलअप कर सकते हैं। ये हमने कर लिया है। अब हमने देखिए एक बार पेज अप करके हम इसकी डेट चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूँ। इसने गिरधर ने हमको 1/7/2020 की डेट में चेक दिया। ओके, ये हमने ले लिया। इसका हम डेट चेंज कर देते हैं 1 जुलाई 2020 की डेट का, ये ले लिया हमने। ओके, हमने कर लिया है। अब देखिए मैंने आपको बैंक रिकन्सिलेशन एक कहाँ से बताया कि हमें बैंकिंग में जाना है, बैंक रिकन्सिलेशन में जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करके हमें अपना बैंक रिकन्साइल कर लेना है। और एक तरीका होता है कि DAC यानी कि डिस्प्ले गेट 50 नंबर डिस्प्ले अकाउंट्स और कैश बुक। जो कैश बुक है यहाँ पे आपका कैश लेजर भी शो करेगा और बैंक का लेजर भी शो करेगा। ये बैंक आ गया, बैंक पे क्लिक किया। बैंक में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आता है हमारे पास बैंक मतलब रिकन्साइल का। F5 प्रेस करेंगे तो आप रिकन्साइल कर सकते हैं। यहाँ से भी आप रिकन्साइल कर सकते हैं, आप बैंकिंग में जाके भी रिकन्साइल कर सकते हैं और आप लेज़र क्लिक करके लेज़र में जाके भी रिकन्साइल कर सकते हैं। तो रिकन्साइल हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम इस पर रिकन्साइल कर दीजिए। मान लीजिए इसने हमको 1 मई 2020 की डेट में 2 लाख रुपए का NEFT कर दिया। NEFT सेम डे आ जाती है, तो हम इसे सेम डे रिकन्साइल कर लेते हैं। जैसे हमने इसको रिकन्साइल किया, रिकन्साइल करने के बाद F5 प्रेस करेंगे। देखिए F5 प्रेस करने के बाद एज पर बुक्स के हिसाब से भी हमारे पास 2,22,000 रुपये और कंपनी के हिसाब से भी 2,22,000 रुपये है। ठीक है, देखिए ओके, ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन होता है। इस तरह से हम बैंक रिकन्साइल कर सकते हैं। अब बैंक रिकन्सिलेशन तो हमने कर लिया, हमने ये चीज़ तो सीख ली कि भाई बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको तरीके से समझते हैं कि अगर बैंक रिकन्सिलेशन में हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसे कैसे क्लियर करें। कि मान लीजिए हमने जो मतलब आपके पास 1 महीने का ट्रांजेक्शन आपको आपकी कंपनी ने एक साथ दे दिया। अब आपके 1 महीने के ट्रांजेक्शन में से कि 2,000 एंट्री आए, जैसे बड़े कॉर्पोरेटेड बैंक होते हैं उनके अंदर एक महीने के अंदर ही 10-10, 12-12 या फिर 1,000-1,500 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, मंथली हो जाते हैं। इतने तो ट्रांजेक्शन नॉर्मली होते हैं कॉर्पोरेटेड बैंकों के अंदर, है ना। जैसे आपका कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, उसका कोई बैंक है, तो उसके अंदर महीने भर के अंदर 500-1,000 एंट्रियाँ तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हो ही जाती है। अब 500-1,000 एंट्री आप दिखाओगे, यानी आप जब उसको रिकन्सिल करने बैठोगे तो नॉर्मल सी बात है कि कोई एंट्री में आपने अमाउंट गलत डाल दिया, फिर कोई में चेक रेंज गलत ले लिया, चेक गलत डाल दिया, तो उसमें क्या होता है कि आपका अमाउंट मिसमैच हो जाता है। तो आप अमाउंट मिसमैच को कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमको अब मैं आपको वो चीज़ मतलब यहाँ पे सिखा रहा हूँ, है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे कोई भी जो चेक है रिकन्सिलेशन के लिए शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 1 जुलाई 2020 तक का सब कुछ रिकन्साइल कर रखा है। अब हमें क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे आपको सेलेक्ट वाउचर टू शो कि आपको किस किस टाइप के वाउचर शो करने हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल वाउचर करने तो ऑल वाउचर, यानी क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों शो करें तो यस। अगर क्रेडिट साइड ही शो करे तो उसे आप क्रेडिट ओनली कर ले, डेबिट ओनली करे तो डेबिट ओनली कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है शो नरेशन, यानी कि आपने जब चेक पेमेंट रिसिप्ट के अंदर कोई भी नरेशन डाली है किसी भी लेजर के अंदर, ठीक है, तो आपको वो शो करनी है, तो आप इसे यस कर ले। शो रिमार्क्स ऑन मतलब ऑल्सो कि आपने जब चेक किया फिर NEFT किसी को ट्रांसफ़र किया, NEFT आई, उसके अंदर आपने कोई रिमार्क डाला है, आपको वो भी यहाँ पे शो करे कि आपने कुछ याद करने के लिए वो डाल दिया हो कि यार मैं इस पॉइंट को देख के समझ जाऊँगा कि मैंने ये चेक किस पर्पज़ से दिया था। तो अगर आपको वो शो करना हो तो आप उसे यस कर ले। सो रिकन्सिल ट्रांजेक्शन ऑल्सो, ये फीचर सबसे ज़्यादा काम का, जो मैं आपको भी बताऊँगा कि हम इसे कैसे देख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है अलाउ बैक डेटेड
रिकन्सिलेशन, यानी कि बैक डेट का अगर कोई चेक है या फिर कोई पेमेंट है, कोई रिसिप्ट है, आप उसे रिकन्साइल करना चाहते हैं तो आप इसे यस कर ले। शो पेमेंट फेवरिंग रिसिव्ड फॉर्म, मतलब फ्रॉम, है ना, यानी कि पेमेंट या रिसिप्ट का जो भी फेवर के अंदर आपने अगर कुछ डाला है, जैसे मैंने अब आपको बताया रिमार्क वाला ऑप्शन, सेम ऑप्शन यही है। अगर आप इसे भी यस करना चाहें तो यस कर ले, ठीक है ना। शो ऑल अनरिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन टिल डेट, इसका ऑप्शन क्या होता है कि अगर आज की डेट तक का, जिस डेट तक का हमने टेली के अंदर पीरियड डाला हुआ है, उस डेट तक अगर कोई यहाँ पर रिकन्सिलेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे शो करे, तो उसके लिए होता है हमारा शो ऑल रिकन्साइल्ड ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे एक फीचर मैंने आपको बताया कि बहुत काम का है, वो है शो रिकन्साइल्ड ट्रांजेक्शन ऑल्सो। ये किस काम को होता है, जिससे हम इसे यस करते हैं तो जो हमने डेट रेंज सेलेक्ट की हुई है, जैसे 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक की हमने डेट रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो इस रेंज के बीच का सारे चेक जो कि रिकन्साइल हो गए वो भी शो करेंगे, और जो रिकन्साइल नहीं हुए उसका तो ऑप्शन हमने पहले से ही ऑन कर रखा है तो वो भी शो करेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे बैंक डेट के हिसाब से मान लीजिए कोई चेक है, जैसे 25,000 रुपये का चेक है, ये 1 मई को रिकन्साइल नहीं हुआ हो, 1 जून को हुआ हो, आपसे गलती से 1 मई डल गया हो, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह जाके अपनी मिस्टेक को भी चेक कर सकते हैं कि भाई हमने कोई गलती कर दी तो हम उसे कैसे चेक करें, तो आप यहाँ पे जाके उसे आराम से चेक करके ठीक कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से। तो इस तरीके से हम बैंकिंग के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, और बैंकिंग के ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको समझा दिए हैं। चेक प्रिंटिंग मैंने आपको बता दिया है, मेरे पास अभी लाइसेंस वाला टेली नहीं है, वरना आपको मैं एक चेक प्रिंट आउट करके भी दिखा सकता था यहाँ पे आराम से। चेक रजिस्टर मैंने आपको समझा दिया है कि चेक रजिस्टर क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे पहले यहाँ पे अनरिकन्साइल्ड में आ रहे थे, जो भी हमारे चेक पड़े थे वो रिकन्साइल्ड में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने वो रिकन्साइल कर लिए हैं, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमने उसको मतलब मिला लिया है कि किस डेट को ये रिकन्साइल हुआ है। ये कि जिससे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया है चेक नंबर, स्टेटस क्या है, रिकन्साइल्ड हो गया था रिकन्साइल्ड, अनरिकन्साइल्ड है तो अनरिकन्साइल्ड में आता। डेट आ गई है कि किस डेट का हमने यहाँ पे भरा, किस नाम से हमने भरा, क्या टाइप का है, वाउचर टाइप क्या पेमेंट है, जो भी है आपका यहाँ पे वाउचर है ना, यहाँ पे वाउचर नंबर आपने क्या लिया है, 1 2 3 जो भी आपका है, इंस्टेंट डेट क्या है इसकी वो आ गई, यहाँ पे अमाउंट क्या है सब आपको यहाँ पे शो कर जाएगा ना। क्विक सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो क्विक सर्च करके आप यहाँ पे एंटर सर्च डिटेल, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई चेक नंबर देखना है तो मैं यहाँ पे भर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भर के देख लिया है कि ना। इस तरह आप कुछ भी से उसका नाम से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई उसका नाम के मैंने इस नाम पे कितने चेक दे दिए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप इसके मतलब बैंकिंग के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। डिपॉजिट स्लिप मैंने आपको बता दिया है कि चेक बुक जब हमको डिपॉजिट करते हैं तो उसके स्लिपों को हम यहाँ पे भर सकते हैं, कैश डिपॉजिट करवाए तो उसकी स्लिप को भी यहाँ पे हम यहाँ पे मतलब हिस्ट्री के तौर पे मेंटेन रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेमेंट एडवाइस, तो आपको मतलब किसी को कोई पेमेंट एडवाइस देनी है तो आप यहाँ पे उसको भी मतलब लिख सकते हैं, या फिर दी हो आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड समरी मैंने आपको बता दिया है कि पोस्ट डेटेड समरी क्या होती है, कि हमने किसी को भविष्य के काटे गए चेक दिए हैं तो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, ये होता है पोस्ट डेटेड समरी। तो बैंकिंग फीचर मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है टेली के अंदर। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई मिस्टेक आती है या फिर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस फीचर को या फिर उस टॉपिक को वापस अच्छे से क्लियर करके समझा दूँ। अगर इसके अलावा भी आप लोग को टेली के अंदर किसी भी टाइप की कोई समस्या आ रही हो या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके उसके बारे में बताएं। मैं आप लोगों को उसके बारे में अच्छे से डिटेल में उस चीज़ को समझा दूँगा। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।